हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन डी क्लास 10 साइंस जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 तक हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए पार्ट है, मेटल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर। तो उसका कारण क्या है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ये ऑक्सीजन या सल्फाइड से जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो आपको आंसर इसका ऐसे लिखना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट फाउंड इन देयर फ्री स्टेट बिकॉज दे आर highly reactive metals and they have a strong tendency to lose electrons and form positive ions, calcium and magnesium ion. This makes them readily combine with other elements such as oxygen, carbon and sulfur. तो ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर के साथ अक्सर ये क्या कंबाइन करके क्या बनाते हैं, नए कंपाउंड्स बना लेते हैं जल्दी से, टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। तो जैसे एज एन एग्जाम्पल कैल्शियम किस फॉर्म में रहता है, अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरे का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो उसका आंसर आपको ये लिख देना है, सोडियम एंड पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स पर्टिकुलरली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इफ दे कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर, even moisture in the air, they can react violently. Storing these metals in oil prevents them from coming into contact with air or moisture, thus keeping them stable and preventing dangerous reactions. तो पोटेशियम एंड सोडियम और लिथियम ये दोनों वाटर और ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और इसीलिए ऑयल के अंदर इसको रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है एयर में उसके कांटेक्ट हट जाए। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, सब्सटेंसेस लाइक लेमन और एनी सॉर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिवली यूज्ड इन क्लीनिंग द टर्निशिंग कॉपर वेसल्स। तो बच्चों टर्निशिंग का मतलब क्या होता है, कॉपर का जो मतलब कोई वेसल है तो उसका सरफेस में क्या आ जाती है, एक कोरोजन की थिन लेयर बन जाती है, इसको क्या कहते हैं, टर्निश। तो जैसे कि सरफेस क्या हो जाता है, डल हो जाता है मेटल का, तो उसको हम टर्निश बोलेंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए हमें लेमन और सॉर सब्सटेंसेस का यूज़ क्यों करना पड़ता है, तो उसका रीज़न ये है, लेमन और अदर सॉर सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू क्लीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स बिकॉज दे कंटेन एसिड्स विच रिएक्ट विथ टर्निश कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड। तो जो टर्निश होती है, कोरोजन जो होता है, कोरोजन की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड। तो बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करेगा, उसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो ये सब उसमें डिजोल्व हो जाता है, दैट कैन ईजिली वाइप्ड अवे, उसके बाद उसको साफ कर सकते हैं। दिस रिएक्शंस हेल्प टू रिमूव द डल और डिस्कलर्ड लेयर एंड रिस्टोर the shiny original surface of the copper. अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर डी, कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। तो कॉपर को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है हॉट वाटर टैंक बनाने में, हॉट वाटर टैंक्स आर ऑफन मेड ऑफ कॉपर इंस्टेड ऑफ स्टील बिकॉज कॉपर हैज सेवरल एडवांटेजेस। तो एक तो क्या होता है कॉपर में, कॉपर इज एन excellent conductor of heat compared to steel. Copper is highly resistant to corrosion compared to steel. Steel जल्दी से corrode हो जाता है। Copper has natural antimicrobial properties. कुछ antimicrobial properties होती हैं, तो इसलिए वाटर टैंक जो है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको रिमूव कर लेता है कॉपर, या किल कर देता है। एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कॉपर में। और है अगला पॉइंट, कॉपर इज मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू स्टील। तो स्टील से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है कॉपर वेसल की।
इसलिए हॉट वाटर टैंक कॉपर का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। तो फूड कैंस में जो कोटिंग होती है वो टिन की होती है। रीज़न क्या है इसका? टिन इज नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर फूड कॉन्टैक्ट। इट डज नॉट रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंसेस मेकिंग इट बेटर एंड सेफर चॉइस फॉर फूड प्रिजर्वेशन। टिन इज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। एक तो टिन से कोरोजन नहीं होता, और जो कैन बना होगा जिस भी मेटल का वो सेफ रहता है। मेटल भी ख़राब नहीं होगा जिसका कैन बना हुआ है, क्योंकि बाहर क्या है? कोटिंग है किसकी? टिन की, जो बचा के रखता है। और दूसरी चीज़ है, टिन क्या होता है? मैलेबल होता है एंड कैन बी इजीली अप्लाइड एज ए थिन कोटिंग ओवर कैंस। तो कैंस के ऊपर थिन कोटिंग लगाई जाती है इसकी, क्योंकि मैलेबल होता है। टिन डज नॉट अल्टर द टेस्ट ऑफ फूड। और ओवरऑल रिजल्ट क्या है? टिन की वजह से फूड का टेस्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता फूड से। अगला क्वेश्चन, ये चॉइस का है। सेकंड पार्ट, हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो इसका आंसर लिखना आपको। कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस which involves passing an electric current through an electrolyte cell. Here is how the process works. तो क्या है? पहले एनोड इज मेड ऑफ इम्प्योर कॉपर। एनोड जो है इम्प्योर कॉपर का बनाया जाता है, जैसे ऑर्स हो गया, स्क्रैप्स हो गया कॉपर की, विच विल बी रिफाइंड, जिसको रिफाइंड करना है उसका एनोड बना देना है। और कैथोड क्या बनाएंगे? कॉपर का, प्योर कॉपर मेटल का कैथोड बना देना है। उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट करेंगे, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे। और मिक्स क्यों करना है सल्फ्यूरिक? दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ OH आयन। अगर सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट बढ़ेगा, क्योंकि वाटर में OH आयन जो है कम होंगे, नहीं तो वाटर के OH आयन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। अगला पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड कॉपर एटम फ्री इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर एटम जो एनोड में है वो इलेक्ट्रॉन फ्री करके क्या बनाएगा? कॉपर आयन बना देता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आ जाते हैं इस प्रकार से। तो जो इम्प्योर जो कॉपर है वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएंगे? कॉपर आयन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करके। उसके बाद एट द कैथोड, कैथोड में क्या होता है? कॉपर आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिट एज प्योर कॉपर। उसके बाद जो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रखे हैं एनोड से फ्री, तो ये कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा? जो प्योर मेटल है कॉपर आयन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन करके जो है क्या होगा? कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पर प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में। प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड व्हाइल इम्प्योरिटीज आइदर रिमेन इन सॉल्यूशन और फॉर्म एनोड स्लज। तो सेटल डाउन करके जो इम्प्योरिटी जाती हैं, तो आपको डायग्राम ऐसे बना लेना इसका। ये हो गया इम्प्योर कॉपर का एनोड बना देना है, और यह हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स कॉपर सल्फेट जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सअप किया गया है ये, और यहाँ पर डिपॉजिट होगा क्या? प्योर कॉपर, किसमें? कैथोड में। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स में क्या होता है? एक तो डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, और मैलेबल होते हैं, मतलब इनकी सीट बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब इनकी वायर हम स्ट्रेच कर सकते हैं लंबी लंबी, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मैलेबल होते हैं। तो ये डिफरेंस दे देना आपको, 2 लिखनी थी, 2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे लिख देना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसका फर्स्ट पार्ट है, स्टेट द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स। तो सारी इवेंट्स लिखनी है आपको। द की इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पहले क्या होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट। दूसरा पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
तीसरा पॉइंट है वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। फोर्थ है एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं उसके बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और डार्क रिएक्शन शुरू होती है, जिसमें क्या होता है, पहले तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में पहले ये इवेंट्स होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट अप हो जाता है। उसके बाद तब जाके स्टोमेटा क्लोज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, डार्क रिएक्शन में होता है सब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये दिखा देना आपको ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। और लास्ट में दिखा देना ट्रांसपायरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर है ये एवोपरेट हो जाता है ड्यू टू सन्स हीट दैट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ वाटर अप टू द लीव्स, और उसकी वजह से रूट से फ्लो मेंटेन रहता है लीव्स तक वाटर का। अगला क्वेश्चन है हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन। तो अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो ये दिखा देना आप। सबसे पहले इंजेक्शन होता है। अमीबा हैज़ अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन दैट अलाउज इट टू एक्सटेंड इट्स साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टेम्पररी प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया मीनिंग फॉल्स फीट। बोलने का मतलब है कि अमीबा का जो है बॉडी है जो, तो यहाँ पर से कहीं से भी ये ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि कोई फूड लेना है अमीबा को, जैसे फूड पार्टिकल है, तो यहाँ से ये फॉल्स फीट जो है ग्रो होने लगते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इसको सराउंड कर देते हैं फूड पार्टिकल्स और ये अमीबा के अंदर हो जाता है इसका इंजेक्शन। तो ऐसे ये दिखा देना व्हेन एन अमीबा इनकाउंटर्स फूड पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया और स्मॉल प्रोटोजोआ इट यूजेस इट्स स्यूडोपोडिया, तो ये स्यूडोपोडिया है, टू सराउंड द इनगल्फ द फूड। Once the food particle is completely surrounded, the pseudopodia wrap around the food particle, enclosing it within a pocket of amoeba cell membrane, which is called food vacuole। और इसी को क्या बोल देंगे हम, ये pseudopodia सराउंड कर दिया इसको, अब ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, उसी समय बन जाता है। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है। इनसाइड द फूड वैक्यूल digestive enzymes are secreted to break down the food particles into simpler substances. This process is called intercellular digestion, क्योंकि ये सेल्स के अंदर हो रहा है, because it occurs within the cell। उसके बाद क्या काम होता है एब्जॉर्प्शन का। आफ्टर डाइजेशन द न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, sugars and fatty acids are absorbed into the cytoplasm of the amoeba, where they can be used for energy, growth and repair। उसके बाद फाइनली आपको दिखा देना इजेशन। एनी अनडाइजेस्टेड मटेरियल लेफ्ट इन द फूड वैक्यूल इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द अमीबा थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन, एंड वेस्ट मटेरियल चले जाता है इन्वायरमेंट में। और ये पूरा हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। एक तो होता एरोबिक रेस्पिरेशंस, एक होता अनएरोबिक रेस्पिरेशंस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, whereas एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन by in presence of oxygen to form carbon dioxide and water, and a lot of energy is released and in lack of oxygen। lack of oxygen में क्या होता है, कम एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये है ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। ये दो केस हो सकते हैं, जैसे मसल क्रैम्प्स होती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की लैक हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो क्या बनता है, ये एक्चुअल में लैक्टिक एसिड है। व्हाट इज दिस, दिस इज लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं, आप लैक्टिक एसिड लिख सकते हो इसकी जगह में। लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और एनर्जी निकलती है, किसमें, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। सेकेंड पॉइंट है इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। यीस्ट में ये होता है,
इन absence ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यीस्ट क्योंकि बगैर ऑक्सीजन की एक रिएक्शन होती है तो इसका इनकम्प्लीट जो है ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो किस में कन्वर्ट हो पाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सेम प्रीवियस केस में। तो ये ऐसे दिखा देना आपको। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन इन फिश। तो फिश में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, आपको ऐसे दिखा देना है। ब्लड सर्कुलेशन इन फिश इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन मैमल्स। फिश हैव ए सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम with a two-chambered heart consist of one atrium and one ventricle. Here is how blood circulation works in the fish. सबसे पहले क्या होता है, deoxygenated blood from the body return to the heart via the vena cava. It enters the atrium. तो फिश का जो हार्ट होता है उसमें एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम। तो एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का इंटर करता है। उसके बाद क्या होता है, द एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुशअप करता है किसमें, वेंट्रिकल में। उसके बाद वेंट्रिकल क्या करता है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड थ्रू द बल्बस आर्टरी टू द गिल्स। तो फिश में कौन सी आर्टरी होती है, बल्बस आर्टरी के थ्रू गिल्स में पहुंचाता है ये वेंट्रिकल, पुशअप करके ब्लड पहुंच गया गिल्स तक। अब गिल्स में क्या होता है, एट द गिल्स द ब्लड पासेस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। गिल्स में ब्लड की कैपिलरीज होती हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर क्यों वाटर में रहती फिश, तो वाटर में जो अवेलेबल ऑक्सीजन होती है वो इन कैपिलरीज में चली जाती है, डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में होती है वो डिफ्यूज हो जाती है वाटर में। फोर्थ पॉइंट में लिख देना आपको, द नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स इंटर्स लार्ज ब्लड वेसल्स। उसका गिल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो किस में चले जाता है, गिल आर्टरीज में चले जाता है। ये कैपिलरीज किस में कन्वर्ज हो जाती हैं, गिल आर्टरीज बोलते हैं उनको। बाद में ये गिल आर्टरीज इवेंचुअली कंबाइंस टू फॉर्म आयोटा, और आयोटा से पूरे फिश की बॉडीज को क्या चले जाता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चली जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन थ्रू आउट द बॉडी। और इस प्रकार से पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे चलता है फिश का। तो डायग्राम आपको ऐसे दिखा देना है। ये हुआ आपका वेंट्रिकल्स, एट्रियम में वीना कावा की थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है, एट्रियम से पुशअप करके ब्लड कहाँ चले जाएगा, वेंट्रिकल से पुशअप करके कहाँ चले जाएगा, गिल्स में डिफ्यूजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आउट होती है, और इन होता है क्या, ऑक्सीजन। उसके बाद ये क्या हुआ, ब्लड प्योरीफाई हो गया। अब ये गिल आर्टरीज आयोटा में ब्लड पहुंचाती है, आयोटा से पूरी बॉडी को छोटी छोटी आर्टरीज में पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं फिश की पूरी बॉडी में, वहाँ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और जो वीना कावा है कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये एट्रियम में आ जाता। तो इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फिश का। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।